रविवार का दिन और सुबह का वक्त था। घड़ी में 9 बज रहे थे। उदय अपने पिता रमन जी के साथ नाश्ता कर रहा था। उसे अपने पिता के साथ दुकान के लिए निकलना था। उदय की पत्नी नमिता रसोई में गर्मा गर्म पराठे बनाकर उनको परोस रही थी। वो एक स्कूल में टीचर का जॉब करती थी, पर शादी के बाद सासू माँ ने जॉब छुड़वा दी। जबकि उसकी माँ माया जी अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। उदय की शादी नमिता से 5 महीने पहले ही हुई थी। जब से उदय की शादी हुई है, घर की जिम्मेदारी अपनी बहू नमिता को सौंपकर माया जी अपनी ज़िंदगी मस्त तरीके से जी रही हैं। अब वो सुबह लेट उठती हैं और अपना थोड़ा बहुत काम करके टीवी चालू करके बैठ जाती हैं। यहाँ तक कि नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही करती हैं। एक बहन है अनुश्री, कॉलेज में पढ़ती है, पर वो अभी तक सो रही है। उसकी इच्छा होती है तो कॉलेज जाती है, नहीं तो सेल्फ स्टडी के नाम पर घर पर रुक जाती है और अपने कमरे में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बिता देती है। खैर, रमन जी और उदय नाश्ता कर रवाना हो जाते हैं और नमिता प्लेट लगाकर अपनी सासू माँ माया जी को नाश्ता देने उनके कमरे में जाती है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो नमिता ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने उसके पापा और छोटी बहन वैदेही खड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर नमिता खुश हो गई और उन्हें घर में लिवा लाई। उसके पापा ने अपने साथ लाई हुई फलों की टोकरी और एक साड़ी नमिता को पकड़ाई तो नमिता ने कहा, पापा, ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे ससुराल आया हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना आता। तेरी माँ होती तो पता नहीं क्या क्या करती। मुझ में जितनी समझ थी मैंने उतना कर लिया। नमिता ने वो फूलों की टोकरी और साड़ी हॉल में ही रख दी और उन्हें बिठाकर पानी सर्व किया। उसके बाद माया जी को बुलाने कमरे में गई। मम्मी जी, मेरे पापा और वैदेही आए हैं। सुबह सुबह तुमने बताया नहीं कि वो लोग आने वाले हैं। माया जी के प्रश्न से नमिता चुप हो गई। ऐसे सुबह सुबह बेटी के घर कौन आता है, वो भी बिना फ़ोन किए? नमिता ने कहा, मम्मी जी, मुझे नहीं पता, शायद यहाँ किसी ज़रूरी काम से आए होंगे, नहीं तो पापा बिना फ़ोन किए किसी के घर नहीं जाते। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं नाश्ता खत्म करके आ रही हूँ। माया जी ने अपना नाश्ता जारी रखा और नमिता चुपचाप बाहर आ गई। अपने पापा से कुछ देर बात कर वो रसोई में चाय बनाने चल दी। चाय भी बनाकर ले आई और पापा ने चाय पी भी ली, लेकिन माया जी अभी तक कमरे में से निकल कर नहीं आई। आखिर नमिता के पापा ने कहा, बेटा, मैं यहाँ ज़रूरी काम से आया हूँ, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। अगर लेट हो गया तो क्लाइंट निकल जाएगा। मैं समधन जी से वापस आकर मिल लूँगा। तब तक वैदेही यही तुम्हारे पास है। दोनों बहनें जी भर के बातें करो। वैसे भी तुझसे मिलने के लिए जिद करके यहाँ आई है। ठीक है पापा, आप अपना काम निपटा लीजिए। मम्मी जी से आप शाम को मिल सकते हो। नमिता ने कहा तो उसके पापा वहाँ से चले गए। उनके जाने के 15 मिनट बाद माया जी निकलकर बाहर आई तो वैदेही और नमिता साथ बैठकर बातें कर रही थी। एक नज़र उन्होंने फलों की टोकरी और उस साड़ी पर डाली, फिर नमिता और वैदेही की तरफ देखा। उन्हें देखते ही दोनों खड़ी हो गई और वैदेही ने हाथ जोड़कर माया जी को नमस्कार कहा। अरे, तुम्हारा पापा कहाँ गए? मुझसे तो मिले ही नहीं। नमिता ने बात संभालते हुए कहा, मम्मी जी, पापा कोई ज़रूरी काम से गए हैं, आते समय आपसे मिल लेंगे। हाँ भाई, पहले के लोग तो अपने समधी समधन से मिले बगैर इधर से उधर नहीं हो सकते थे। पहले का वक्त ही कुछ और था, पर आजकल नया ज़माना है। खैर, कोई बात नहीं। कहते कहते माया जी वहीं सोफे पर आकर बैठ गई और वैदेही से बातें करने लगी। काफ़ी देर तक इधर उधर की बात करते करते वो वैदेही से बोली, अरे बेटा, तुम्हारा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा? वैदेही ने भी खुश होते हुए कहा, ये सूट मेरे जन्मदिन पर
जब नमिता दीदी और जीजा जी घर पर आए थे तो उन्होंने ही मुझे यह सूट दिलाया था। आपको अच्छा लगा? सच में मेरी दीदी और जीजा जी की चॉइस तो बहुत अच्छी है, सभी को ये सूट पसंद आया। बेदही की बात सुनकर माया जी के चेहरे पर कई हाव भाव आकर चले गए। नमिता वहीं बैठे बैठे उनके चेहरे के हाव भाव को नोटिस कर रही थी, पर कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद ननंद अनुश्री भी उठकर आ गई। वैदेही को देखकर मुंह बनाते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे आज इतनी सुबह सुबह कैसे? घर में कुछ काम नहीं था क्या, या फिर चाय पत्ती खत्म हो गई थी? उसकी इस बात पर माया जी हंसने लगी और वैदेही ने नमिता की तरफ देखा। उसे इस तरह नमिता की तरफ देखता हुआ देखकर माया जी बोली, अरे वैदेही बुरा मत मानना, अनु की तो आदत ही है मजाक करने की। उनकी बात सुनकर वैदेही हल्की सी मुस्कान लेकर सोफे पर बैठ गई, पर नमिता को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने कहा, अनुश्री हमारे घर में कौन सी भाभी बैठी है जो घर का काम कर लेंगी? वैदेही अपनी दीदी से मिलने आई है तो घर का काम तो करके ही आई होगी। वैसे भी हर काम में निपुण है मेरी बहन, पता है सुबह 5 बजे ही उठ जाती है। नमिता की बात सुनकर माया जी और अनुश्री दोनों का मुंह बन गया और अनुश्री ने कहा, इससे मुझे क्या, मुझे भूख लग रही है, मेरा नाश्ता लगा दो। उनकी बात सुनकर नमिता रसोई में गई तो वैदेही भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई। नमिता ने गर्मा गर्म पराठे बनाए और अनुश्री को सर्व कर दिया। अनुश्री के नाश्ता करने के बाद नमिता ने अपने और वैदेही के लिए नाश्ता बनाया और दोनों नाश्ता लेकर नमिता के कमरे में आ गई। जब दोनों नाश्ता कर रही थी तब माया जी कमरे में आई तो नमिता ने पूछा, कुछ चाहिए था मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं तो अपना चश्मा देखने आई थी, मिल ही नहीं रहा। उनकी बात सुनकर नमिता मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता करने लगी। जितनी देर वैदेही घर पर रही माया जी किसी न किसी बहाने नमिता के कमरे में आती रही। नमिता को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर अपनी बहन के सामने क्या तमाशा करती। 2 घंटे बाद नमिता के पापा आ गए तो जाते समय नमिता ने अपने पर्स में से 500 रुपए निकाले और बाहर हॉल में आकर वैदेही के हाथ में रख दिए। माया जी को ये बात नागवार गुजरी। उसके पापा के जाने की बात माया जी बोली, अरे वाह बहू रानी, बहुत पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास। क्या ज़रूरत थी अपनी बहन को 500 रुपए देने की? 10-20 रुपए उसके हाथ रख देती तो वैसे ही खुश हो जाती। मम्मी जी वैदेही मेरी शादी के बाद पहली बार मेरे ससुराल आई है, अच्छा लगता है क्या 10-20 रुपए देना? हाँ, खुद तो बड़े अमीर घराने की बेटी है ना। क्या लेकर आए तेरे पापा? एक फलों की टोकरी और तेरे लिए साड़ी, और मुझे क्या देकर गए? ये 500 का लिफाफा। अरे मेरी बेटी भी घर में ही थी, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं रखा। देखिए मम्मी जी, मेरे पापा में जितनी समझ थी उन्होंने उतना कर दिया। अनुश्री एक बार भी बाहर आकर मेरे पापा से नहीं मिली तो भला मेरे पापा को कैसे पता चलता है कि वो घर में है? उसकी बात सुनकर माया जी बोली, बहू बेवजह की बकवास मत कर मुझसे। तू धन्नो सेठानी अपनी बहन के जन्मदिन पर सूट खरीद कर देकर आ गई। किससे पूछकर तूने ऐसी हरकत की? तेरी तो नीयत ही खराब है। हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता जो तुम लुटाती फिर रही हो अपनी बहन पर। मम्मी जी, मेरी बहन को देने के लिए मैंने पैसे आपसे नहीं लिए, फिर आप बेवजह बात को क्यों पकड़ कर बैठी हैं? नमिता का ऐसा कहते ही माया जी का गुस्सा फूट पड़ा। बहुत जवान चलने लगी है तेरी, आने दे आज उदय को, फिर बताती हूँ। मेरे घर को मुफ्त में यूँ लुटाने नहीं दूंगी। तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर चढ़कर नाचो। बड़बड़ाती हुई माया जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। पूरे दिन उन्होंने नमिता से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया। नमिता बहू थी तो उसका फ़र्ज़ था, इसलिए अपना फ़र्ज़ समझकर थाली लगाकर कमरे में रख कर आ गई और एक बार ज़रूर कहा, मम्मी जी खाना खा लो।
लेकिन जब माया जी ने उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो उसने भी ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। इस बार नमिता ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वो खाना खा रही हैं या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, पर तब भी उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नमिता चाय नाश्ता वहीं उनके कमरे में रखकर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। मम्मी जी ये देखकर मन ही मन भुनभुनाती रही, लेकिन वो सास थी, नाक से ऊंची थी, इसलिए बहू से कैसे बोलती। पर इस बार नमिता ने अपना दिमाग लगाना उचित ही नहीं समझा। दोपहर का खाना, चाय नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में रख कर आई। एक बार जाकर ज़रूर बोला, पर नहीं खाई। जब उनकी बेटी को ही इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर तो वह तो बहू थी। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब उदय और रमन जी आए तो माया जी मुँह फुलाए हॉल में आकर बैठ गई। रमन जी और उदय हाथ मुँह धोकर बाहर हॉल में लगी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और नमिता को आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे बहू फटाफट से खाना लगा दो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। नमिता ने भी गर्मा गर्म रोटियां सेककर उदय और अमन जी के लिए खाना लगा दिया। अभी रमन जी ने एक निवाला मुंह में ही लिया था कि माया जी अपनी घड़ियाली आंसू बहाते हुए जोर से बोली, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सबको सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब है। अभी मेरी ये कद्र है तो भला आगे तो क्या उम्मीद करूं? मैंने सुबह से नाश्ता किया है, मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है, इस घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी सुहागा कर दी, उन्हें ही मेरी परवाह नहीं। रमन जी का हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। वहीं उदय इशारा से नमिता से पूछने लगा कि आखिर क्या बात है। नमिता ने भी इशारे से ही बोल दिया कि इन्हीं से पूछ लो। तभी रमन जी ने पूछा, अरे क्या बात है श्रीमती जी, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया? जब तक मैं बोलूँगी नहीं तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं, एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया है या नहीं। अरे रोज़ हमारे आने के पहले तुम खाना खा लेती हो तो फिर क्या पूछना है। रमन जी की बात सुनकर माया जी अपने पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे कोई क्या पूछेगा, यहाँ बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं ना रहूँ तो ये घर कब का नीलाम हो जाए। माया जी ने रोते रोते फिर वही सारी बातें दोहरा दी कि कैसे नमिता ने उनसे पूछे बिना अपनी बहन वैदेही के हाथ में 500 रख दिए। यहाँ तक कि वैदेही के जन्मदिन पर उदय और नमिता उसे नया सूट खरीद कर भी दे आए। तब रमन जी बोले, अरे तो क्या हो गया श्रीमती जी, आखिर वैदेही तो बेटी जैसी ही है, जैसे हमारी अनुश्री वैसे ही वैदेही, उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजती। और उसे इतना सा देकर तुम्हारे घर में कौन सा टोटा पड़ गया जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। माया जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रमन जी नमिता का पक्ष ले लेंगे, पर अपनी बात नीचे होती देखकर माया जी बोली, अरे मेरा घर यूँ लुटाने के लिए नहीं है, इनके जैसे अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसाकर ना बैठी होती। और मेरी अनुश्री की तुलना इसकी बहन से मत ही करो, मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अगर ऐसे ही घर लुटाना है तो मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ कर आओ, मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर रमन जी सख्ती में आ गए और खाने की थाली से उठ खड़े हुए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, छोटी सी बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो। आखिर नमिता भी इस घर की बहू है, इस परिवार की ही सदस्य है, फिर यह हरकत क्यों? मुझे नहीं पता, पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये घर मेरा है, इसका नहीं। ये मायके से नहीं लाई थी इस घर को, मेरा घर इसकी बहन बेटियों पर लुटाने के लिए नहीं है। कह दिया जो कह दिया बस। कहकर माया जी अपने कमरे में चली गई। रमन जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उदय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहे क्या।
इतनी छोटी सी बात को माया जी पकड़ लेंगी, इसकी उम्मीद उससे बिल्कुल भी नहीं थी। नमिता ने रमन जी को परेशान होता देखकर कहा, पापा जी आप परेशान न हो, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहिए, आगे से मैं सोच समझ कर ही कदम उठाऊंगी। पर बहू ये तो सरासर मनमानी है, यूँ ज़बरदस्ती किसी को बांध कर तो नहीं रखा जा सकता। पापा जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, बस वही काफ़ी है। और रही बात मम्मी जी को समझाने की, तो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें यह बात कैसे समझाई जाए। मैं यह बात उन्हें ज़रूर समझाऊंगी, वो भी बड़े प्यार से, पर लड़ झगड़ कर नहीं। आखिर बहू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इस तूफान को तुम झेल पाओगी? पापा जी यकीन मानिए मैं सब कर लूँगी, अभी फ़िलहाल तो आप मम्मी जी को संभालिए। नमिता के आश्वासन देने के बाद रमन जी माया के पास कमरे में चले गए। उदय नमिता के पास आकर खड़ा होकर उसे देखने लगा। आखिरकार रमन जी नमिता के समझाने के बाद कमरे में जाकर माया जी को समझाते हैं। उसी समय नमिता कमरे में खाना लेकर आई और सासू माँ के खाना रखते हुए बोली, मम्मी जी नाराज़गी छोड़िए और खाना खा लीजिए। आइंदा से मैं अपनी किसी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूँगी। यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस घर पर कोई हक नहीं जताऊंगी, इस बार माफ़ कर दीजिए, कहकर नमिता कमरे से बाहर निकल गई। तो रमन जी ने कहा, देखो इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी तुम्हें जो इतनी आसानी से माफ़ी मांगकर चली गई। कोई और होती ना तो आज इस घर में हंगामा ही हो चुका होता और तुम शायद वृद्धा आश्रम में ही बैठी होती। कोई बहू इतने नखरे पसंद नहीं करती। हाँ तुम्हारी ही बहू अनोखी है, ज़्यादा सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहकर माया जी खाने की थाली अपने पास सरकाई और खाना खाने लगी। आखिर आज उनकी जीत हुई है। बहू को उसकी औकात दिखा दी थी उन्होंने। इधर जब नमिता कमरे में आई तो उदय उससे बोला, माफ़ कर दो नमिता, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी, पर यहाँ मम्मी गलत हैं, लेकिन मैं तो कुछ कह नहीं पाया। जब वो पापा की ही नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनती। उदय की बात सुनकर नमिता मुस्कुराकर बोली, आप क्यों बात दिल पर ले रहे हो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। अरे ऐसे कैसे संभाल लोगी, पूरी ज़िंदगी इसी घर में इसी मम्मी के साथ बितानी है, कैसे? बस तुम देखते जाओ, बस जब मौका मिले तो मेरा साथ दे देना, कहकर नमिता अपने कामों में लग गई। वहीं उदय उसे देखकर हैरान था। आखिर नमिता के मन में चल क्या रहा था, वो उसकी थाह तक नहीं ले पा रहा था। पर नमिता को इतनी शांतिपूर्वक अपना काम करते देखकर वह भी तसल्ली करके बैठ गया। वक्त यूं ही बीत रहा था। आज अनुश्री का जन्मदिन था। माया जी बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपने मायके के परिवार वालों को और ननंद के परिवार वालों को खाने में आमंत्रित किया था। हाँ, नमिता से उसके घर पर भी फ़ोन करने को कहा था, पर उसने फ़ोन ही नहीं किया और ना ही किसी से कुछ बोला। शाम का खाना सबका यहीं बनना था, क्योंकि सुबह अनुश्री अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाली थी। माया जी ने खाने में क्या क्या बनने वाला है वो सारा मेनू डिसाइड कर नमिता को बता दिया। साथ ही एक लिस्ट तैयार कर उदय को पकड़ाते हुए बोली, उदय फटाफट ये सामान ले आ, ताकि कुछ तैयारी तो दिन में ही हो जाए और शाम को कोई कमी ना रहे। उदय ने दुकान पर जाते समय वो पर्ची दुकान वालों को दे दी, जो आधे घंटे में वो सामान घर पर पहुंचा आया। नमिता ने भी फटाफट सुबह का काम निपटाया और हाल के पर्दे बेडशीट बदलकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम के 4 बजते बजते नमिता ने मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, दही बड़े, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल तैयार करके रख दिए। साथ ही आटा भी गूंद कर तैयार कर लिया। पूरी तो मेहमानों के आने के बाद बननी थी। माया जी आकर बस 2-3 बार चेक कर गई थी कि काम सही से हुआ है या नहीं। बाकी कोई लेना देना नहीं था उन्हें कि नमिता अकेले काम कर रही है। जब तक नमिता रसोई से फ्री होकर बाहर निकली है, तब तक मामा ससुर और मौसी सास का परिवार आ चुका था।
उनके लिए चाय नाश्ता बना ही रही थी। इतने में बुआ सास का परिवार भी आ गया। सबके लिए चाय पकौड़ी बनाकर सर्व की और तैयार होने अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अनुश्री भी आ गई। तब तक उदय और अमन जी भी घर आ गए। इतने में माया जी बोली, बहू फटाफट से केक ले आओ, सब लोग आ चुके हैं तो पहले केक काट लेते हैं। पर उन्होंने एक बार भी नमिता के परिवार वाले क्यों नहीं आए ये नहीं पूछा। खैर नमिता को इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, रमन जी और उदय ने ज़रूर नमिता से पूछा था तो नमिता ने उन्हें तो साफ साफ बता दिया कि उसने फ़ोन ही नहीं किया। यह बात रमन जी और उदय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस समय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर थोड़ी देर बाद मैं अनुश्री अच्छे से तैयार होकर आ गई। तब तक नमिता भी केक लेकर आ गई। जब अनुश्री ने केक काटा तो सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी। बधाई के साथ साथ सब ने अपने लाए हुए गिफ्ट अनुश्री के हाथ में रखे। साथ ही रमन जी और माया जी ने एक मोबाइल अनुश्री को गिफ्ट किया तो वो बहुत खुश हो गई। यह सब होने के बाद नमिता रसोई की तरफ जाने लगी तो उदय भी केक उठाकर उसके पीछे रसोई में जाने लगा। बुआ जी बोली, अरे उदय तू कहाँ जा रहा है? सब लोगों ने गिफ्ट दिए तो तुम भाई भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? बुआ जी की बात सुनकर मामी ने भी कहा, अरे हाँ, मुँह छिपाकर कहाँ रसोई में जा रहे हो? एक ही तो बहन है, उसको तो गिफ्ट देना बनता है। मौसी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बोली, और हर साल तो गिफ्ट देता है, इस साल क्या हो गया? इस साल तो कोई बड़ा गिफ्ट होना चाहिए था। आखिर हर साल अकेला देता था, इस बार तो पत्नी भी साथ है। सबकी बात सुनकर अनुश्री ने भी कहा, भाभी मेरा गिफ्ट कहाँ है? माफ़ करना अनुश्री, पर मैं तो बहन बेटी को गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई। मम्मी जी ने मना किया था। अनुश्री ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है? अपनी साली को तो सूट दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। देख लो, बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। अभी तो हम हैं तो ये हाल है, बाद में तो बहन को पूछेगा भी नहीं। सच है, आजकल के लड़के बीवी का सिखाया जल्दी सीखते हैं। माया जी ने भी तंज कसते हुए कहा, नहीं मम्मी, बीवी ने कुछ नहीं सिखाया, ये तो आपके सिखाए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी वृद्धाश्रम में जाकर रहे, इसलिए अब किसी बहन बेटी को मैं कुछ नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और माया जी की तरफ देखने लगे हैं। मैंने कब मना किया तुझे अपनी बहन बेटियों को कुछ देने से? मैंने तो सिर्फ नमिता को। कहते कहते माया जी रुक गई। मुझे तो मना नहीं किया, लेकिन नमिता को तो मना किया था ना। आपने कहा था ना कि ये घर आपका और आपका ही रहेगा, और आपकी मर्जी के बगैर हमें किसी बहन या बेटी को कुछ दिया तो आप वृद्धाश्रम में रहने चली जाएंगी। मैं और नमिता तो पति पत्नी है। मेरी बहन उसकी बहन है और उसकी बहन मेरी बहन है। इस नाते अब मैं अनुश्री को कुछ नहीं दूंगा। माया जी सकते में आ चुकी थी और रमन जी की तरफ देख रही थी। रमन जी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, या नहीं कहा कि माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, तुम खुद इस दिन के लिए जिम्मेदार हो। माया जी ने नमिता की तरफ देखा तो नमिता ने कहा, मम्मी जी मैं क्या बोलूँ, यह तो आप ही के शब्द हैं। इस कारण से मैं तो अनुश्री के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई और ना ही उदय से लाने के लिए कहा। यह सब सुनकर मामा जी बोले, माया तुम ऐसी हरकत करोगी इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद इसी कारण आज नमिता के परिवार वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। अरे जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी क्या होती है तुम्हें क्या पता। माया जी नज़रें झुकाए खड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर रमन जी ने कहा, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था श्रीमती जी, पर तुम कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए सबके सामने यह सब करना पड़ा। माया जी शर्मिंदा थी। उन्होंने नमिता और उदय से गलती की माफ़ी मांगी और खुद उदय के साथ जाकर वैदेही और नमिता के पापा को घर लेकर आई और बोली, आज से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
अब से मेरे लिए बहू बेटी दोनों एक समान।